दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को देखिए और बाद में फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था। भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था, चलिए बता दीजिए। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और वह क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, जिससे आपके आने वाले टाइम में आपका वह क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ था। 1953 को इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे फजल अली इसके अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे। और अन्य सदस्य भी इस आयोग में थे, वो थे के.एम. पर्रिकर और एच.एन. कुंजरू साहब थे। राज्यों का गठन भाषाई आधार पर करना, यह आयोग 1995 में अपनी रिपोर्ट लेकर आया था। परिणाम क्या हुआ इस रिपोर्ट का? तो इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और 1 नवंबर 1956 को भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठन हुआ वह आंध्र प्रदेश रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारंभिक रूप से प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारंभिक रूप से प्रस्तुत किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव का प्रमुख बिंदु जो था वह था भारत को एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाईचारों को बढ़ावा देना। यह प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को, कब? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 3 नदियों का संगम प्रयागराज में किन नदियों का है। 3 नदियों का संगम प्रयागराज में किन नदियों का है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है। संगम का अर्थ क्या होता है? तो संगम का अर्थ होता है 3 पवित्र नदियों का मिलन स्थल। गंगा और यमुना ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नदियां। सरस्वती या नदी अदृश्य मानी जाती है और पौराणिक रूप में संगम में प्रभावित मानी जाती है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। यह जो संगम है, कुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन यहीं होता है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का कार्यकाल रहा। यह भारत का पहला मुस्लिम वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का दास था। यह भारत का पहला मुस्लिम शासक था। चलिए कुछ प्रमुख वंश और उसके संस्थापक की बात करते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक जो थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश के जो संस्थापक कौन थे? खिरज खां थे। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। और सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे उसीमुख थे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। इसे 42वें संविधान संशोधन, कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और जोड़ा गया, जिससे इसकी संख्या 11 हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। महाजनपद काल में अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी। महाजनपद काल में अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपा इसकी राजधानी थी। महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 प्रमुख महाजनपदों में, कितने महाजनपदों में? तो 16 प्रमुख महाजनपदों
महाजनपद अस्तित्व में आए? इनमें से अंग महाजनपद एक महत्वपूर्ण राज्य था। अंग प्रदेश की राजधानी थी चंपा। यह स्थान वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले के पास स्थित माना जाता है। बात करें 16 महाजनपदों की, तो चलिए 16 महाजनपद और उसकी राजधानी जान लेते हैं। अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। मगध राज्य की जो राजधानी थी वह राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र बनी। वज्र महाजनपद की जो राजधानी थी वह वैशाली थी। मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी वह कुशीनगर व पावा थी। कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी। वस्त्र महाजनपद की जो राजधानी थी वह कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। पंचाल महाजनपद की जो राजधानी थी वह अहिछन या कपिल था। अवंती राज्य की जो राजधानी थी उज्जैनी थी। उज्जैन व महिष्मती थी। गंधार महाजनपद की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। कंबोज महाजनपद की जो राजधानी थी वह राजपुर थी। चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी शक्तिमती थी। सुरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वह मथुरा थी। अस्मक राजधानी महाजनपद की जो राजधानी थी वो पोतन थी। मच्छ महाजनपद की जो राजधानी थी चंद्रवती थी। और कैके महाजनपद की जो राजधानी थी वो साकल थी, जो पाकिस्तान में है। मगध इसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, जिससे आगे चलकर मौर्य वंश का नींव रखी। वज्र संघात्मक प्रणाली वाला महाजनपद था। अस्मक एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को इस रूप में घोषित किया, तब से यह मनाया जा रहा है। चलिए मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ORS दिवस मनाया जाता है। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व कविता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस, या 3 दिवस मनाए जाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है यह। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस दिन फांसी हुई थी। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और हाँ, अभी तक देखिए आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हड़प्पा सभ्यता में किस नगर को किला नगर कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता में किस नगर को किला नगर कहा जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को, या सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1922 में RD बनर्जी ने की थी। कौन की थी? तो RD बनर्जी ने की थी, इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो को किला नगर कहा जाता है। नगर 2 भागों में बटा हुआ था। ऊपरी भाग किला प्रशासनिक क्षेत्र, जहां प्रशासनिक भवन, अन्नागार और स्नानागार आदि मिले। निचला भाग आवासीय क्षेत्र, समान लोगों के लिए मकान या संरचना दर्शाती कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन अत्यंत उन्नत और सामाजिक वर्गीकरण में था। मोहनजोदड़ो जो है सिंध अब पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के पास है। इसमें महान स्नानागार मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध खोज है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। पूछ लेता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी नाजी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। जिसकी शुरुआत 1948 में हुई। इसे भारत की टेनिस घाटी परियोजना की तर्ज पर विकसित किया गया। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। 1948 में प्रारंभ जल बिजली बाढ़ नियंत्रण हेतु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा तंजानिया का पर्वत शिखर कौन सा है? तंजानिया का पर्वत शिखर कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलिमंजारो जो है तंजानिया का प्रमुख पर्वत शिखर है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, यह भी पूछ लेता है। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो किलिमंजारो है, जो स्थित देश है तंजानिया।
बाकी ऑप्शन दिया एटलस, तो एटलस जो है मोरक्को का पर्वत शिखर है। किलिमंजारो तंजानिया का हो जाता है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। एल्बुज पर्वत शिखर कहाँ है, या इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एल्बुज पर्वत शिखर को, तो यह ईरान में है। कहाँ है, तो यह ईरान में है। बाकी माउंट ब्लेक जो है यह फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है माउंट ब्लेक, तो फ्रांस में स्थित है। और एटलस कहाँ है, तो एटलस जो है मोरक्को में है। एटलस पर्वत शिखर को भी ध्यान रखिएगा, मोरक्को में स्थित है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है खिलजी वंश का वह शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। खिलजी वंश का वह शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल था 1296 से 1316, 1296 से लेकर 1316 इसका शासनकाल था। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण किए। अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजा था। मलिक काफूर ने देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में था, यादवों को पराजित किया 1307 में। होयसला राज्य कर्नाटक में है जो विजय क्षेत्र तक पहुंचा 1310 ईस्वी में। पांड्य राज्य तमिलनाडु में है, मदुरई तक आक्रमण किया 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, केवल खिलजी साम्राज्य की अधीनता और कर स्वीकार करवाया। दक्षिण के राज्यों को गुलाम नहीं बनाया बल्कि उन्हें आर्थिक शोषण के माध्यम से नियंत्रित किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस मुगल बादशाह के शासनकाल में तुलादान प्रथा का प्रचलन रहा। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में तुलादान प्रथा का प्रचलन रहा, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। तुलादान में राजा अपने वजन के बराबर सोना चांदी आदि दान करता है। यह परंपरा विशेष अवसरों पर होती थी, राष्ट्रीय वैभव का प्रतीक माना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न पूछा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मूल रूप से शामिल थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मूल रूप से शामिल थी, यह आपसे पूछा। चलिए इसका राइट आंसर लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसने पूछा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मूल रूप से शामिल थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से शामिल भाषाएं जो थी वो 14 भाषाएं शामिल थी। ये भाषाएं थी हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और कश्मीरी। ये 14 भाषाएं शामिल थी। अन्य भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई ये थी 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो अब वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। संशोधन और कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। केरल में स्थित है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। यह नीलगिरी बायोस्फीयर का भाग है। दुर्लभ शेरमुख बंदर पाया जाता है यहाँ पे। पर्यावरण आंदोलन का बड़ा केंद्र रहा है यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पुरातत्व स्थल कोल्ढिवा कहाँ स्थित है। पुरातत्व स्थल कोल्ढिवा कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्ढिवा जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में है। यह नदी जो इसके नदी किनारे जो नदी थी वो बेलन नदी घाटी के आसपास स्थित था। यह काल जो था उस समय वह नवपाषाण काल का है। विशेषता क्या है इसका कोल्ढिवा का, तो भारत में सबसे प्रारंभिक कृषि और पशुपालन के प्राण देने वाले स्थलों में से एक है। यहाँ से चावल की खेती और पालतू जानवरों जैसे गाय के प्राचीन प्रमाण मिले, गाय बकरी के। इससे संबंधित स्थल जो इसके निकट महगढ़ और लेहला जैसे अन्य नवपाषाणिक स्थल भी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है से। अगला प्रश्न पूछा है न्याय के लिए लोक अदालतें किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की जाती हैं। न्याय के लिए लोक अदालतें किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की जाती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39A के तहत। अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। या न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित कराने और आर्थिक या अन्य कारणों से न्याय से वंचित न होने की बात करता है। इसी अनुच्छेद के आधार पर लोक अदालतें की अवधारणा को बढ़ावा मिला ताकि आम जनता को तेजी से सस्ता और सरल न्याय मिल सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस पंचवर्षीय योजना को विफल योजना कहा गया। किस पंचवर्षीय योजना को विफल योजना कहा है, चलिए बता दीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय
द्वितीय, तृतीय या चौथी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना को विफल योजना कहा गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड था 1961 से लेकर 1966 के बीच में, इसका कार्य पीरियड रहा, को अक्सर विफल योजना कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का स्वावलंबी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण, विशेष रूप से कृषि और उद्योग का विकास। क्यों विफल रही यह योजना? तो क्योंकि यह विफल रही 1962 का भारत चीन युद्ध के कारण, 1965 का भारत पाक युद्ध, दो युद्ध जिसने देखा, और लगातार 2 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा 1965 से 1966 के तक। खाद्यान्न संकट और विदेशी सहायता पर निर्भरता रहा, इसलिए यह पंचवर्षीय योजना विफल रहा। इन कारणों से योजना अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो गई। अन्य योजनाओं की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्य पीरियड था 1951 से 1956, कृषि पर ध्यान और सफल मानी गई, या डोरान हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर विशेष बल था, इसे पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका जो कार्य पीरियड था दूसरी पंचवर्षीय योजना का 1956 से 1961। चौथी पंचवर्षीय योजना जिसमें प्रसिद्ध नारा लगा गरीबी हटाओ का, या 1969 से 1974 का इसका कार्यकाल रहा। गरीबी हटाओ नारों से जुड़ी यह योजना थी। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका जो कि पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह रायसेन जिला में स्थित है। कहां पर है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है या भीमबेटका का गुफा। इसी खोज हुई 1957-1958 में। खोजकर्ता थे BS वारकर साहब से थे। विश्व धरोहर 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया भीमबेटका की गुफा को। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन मानव जीवन के साक्ष्य भीमबेटका से मिले हैं, पूछ लेता है क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, देखते हैं आपका राइट आंसर होता है कि नहीं। अगर आप लोग ऑप्शन डी राइट आंसर कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत में क्रांतिकारी विचारधारा को संगठित रूप से दिशा दी और स्वतंत्रता संग्राम को एक उग्र रूप देने का कार्य किया। उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहकर इतिहास में नई सोच दी। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उन्हें काला पानी अंडमान की सेलुलर जेल की सजा भी दी गई। अन्य विकल्पों की बात में भगत सिंह उन्हें शहीद ए आजम कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को उन्हें स्वराज का जनक कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत कहे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1 था दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसे सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला मानव निर्मित उपकरण था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सारनाथ सिंह स्तंभ के आधार पर बना भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कितने शेर दर्शाता है? सारनाथ सिंह स्तंभ के आधार पर बना भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कितने शेर दर्शाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 3। कहीं कहीं पर 4 भी मिलता है परंतु 3 को सही मानिए। 3 शेर दिखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सारनाथ के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग पर आधारित है। यह स्तंभ पर 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं, लेकिन चूंकि हम इसे 2 आयामी चित्र में देखते हैं इसलिए समानता 3 शेर दिखाई देता है, जबकि चौथा शेर पीछे छिपा होता है। यह प्रतीक 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। इसमें शेरों के नीचे धर्मचक्र, हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह जैसे आकृतियां भी हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला जो प्रश्न पूछा है वह पूछा है सुएज नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? सुएज नहर जो है वह किन 2 जल निकाय को जोड़ती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच की समुद्री मार्ग को काफी छोटा बना देती है। यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग को छोटा करता है। 1869 में
उद्घाटन हुआ था इसका, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ की प्रमुख कोयला खदानें जो है वो झारिया, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद, ये सब इसके प्रमुख कोयला खदानें हैं। झारखंड में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां जैसे बीसीसीएल, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड सक्रिय है। भारत में चलिए बताते हैं कोयला उत्पादक राज्य और उसके आंकड़े। झारखंड में 25 से 27% कोयला का उत्पादन होता है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का नंबर, जहां पर 20 से 22% कोयला का उत्पादन होता है। उड़ीसा में 15 से 17% कोयला उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में 8 से 10% कोयला का उत्पादन, कोयला की खदानें यहां होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां का जनसंख्या घनत्व था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जान लेते हैं। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है डिगबोई असम का है। यहां 1889 में पहली बार वाणिज्यिक रूप से कच्चे तेल की खोज की गई थी। इसे भारत का तेल नगरी भी कहा जाता है। पूछ लेता है आपसे किसे भारत का तेल नगरी कहा जाता है? डिगबोई को तेल का नगरी भी कहा जाता है। एशिया का सबसे पुराना रिफाइनरी है डिगबोई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, जहां से सीधे सीधे बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे रूल रेगुलेटरी और सीधे सीधे अनुच्छेद लिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, वायसराय पद की शुरुआत भारत में किस अधिनियम से शुरू हुई थी? वायसराय पद की शुरुआत भारत में किस अधिनियम से हुई थी, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई इस अधिनियम के तहत। पहले वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को चला गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। किस वायसराय के समय हंटर आयोग का गठन किया गया था? किस वायसराय के समय हंटर आयोग का गठन किया गया था, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के वायसराय के समय हंटर आयोग का गठन किया गया था। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे जब हंटर आयोग गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। पूछ लेता कि हंटर आयोग का गठन किसके जांच के लिए किया गया था? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह आयोग ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और इसका नेतृत्व लॉर्ड विलियम हंटर ने किया था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस घटना के विरोध में और जांच हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का मुख्य सूत्र क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस का प्रमुख सूत्र क्या है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेफ्रिजरेटर और AC इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कृत्रिम गैस है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होते हैं। इसे मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे और फोम उत्पादन में शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। CFC गैसें ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। या ओजोन अणुओं को तोड़कर वायुमंडल में ओजोन छिद्र पैदा करती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 के तहत CFC के उपयोग को वैश्विक स्तर पर नियंत्रित किया गया है। इसके स्थान पर अब HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का उपयोग बढ़ा है। तो ये है टॉप
टॉप 30 जी के जीएस के प्रश्न। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी तैयार हुए होंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? इस माह के जो भी दिवस आपको याद हैं वह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लिखने से आपको प्रश्न जल्दी से याद हो जाते हैं। तो ये रहे टॉप 30 जी के जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है जिसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।